हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी का भी हाल ही में एग्जाम हुआ है हैंडलूम का, सहायक संचालक असिस्टेंट डायरेक्टर ग्राम उद्योग का। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें केवल जीएस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी के और कई एग्जाम होते हैं, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ये जीएस पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है। अब देखो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और मैं आप लोग कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक यूनिट वाइज कंपाइलेशन भी है एमपीपीएससी के पिछले एग्जाम्स का। इसमें सिविल सर्विस का एग्जाम तो होता ही है, लेकिन साथ में बहुत सारे और एग्जाम, डेंटल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एडीपीओ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम से कंपाइलेशन होता है। तो यूनिट वाइज कंपाइलेशन आप ले सकते हैं, जो आपके स्पेशली अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप, हमारा नंबर है 8826033084। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। उसमें फीस रहेगी 399 रुपये। उतना पेमेंट करके आप प्रॉपर तरीके से हमारा जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें यूनिट वाइज कंपाइलेशन आपको मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो मध्य प्रदेश हिस्ट्री हो, चाहे मध्य प्रदेश पॉलिटी हो, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो आइए डिस्कशन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। अब देखो, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा डायल अप, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, ये सारे के सारे इंटरनेट का है, लेकिन रेडियो का इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इंटरनेट के प्रकार में नहीं आएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर की बात की जा रही है, जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया ना। अब देखो, यहाँ पे विवाल्डी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, तो ये तो है, लेकिन यहाँ पे गूगल ड्राइव का कोई मतलब नहीं है। ये तो अलग चीज़ है, ये वेब ब्राउजर में नहीं आएगा। www का पूर्ण नाम क्या है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब, क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये बहुत ही आसान सा है। इसके इन्वेंटर्स कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। तो ये भी आपको विशेष तौर पर पता होना चाहिए। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है, आईसीटी क्वेश्चंस कह सकते हैं, बहुत सो एंड सो है, बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। ई कॉमर्स का प्राथमिक लाभ क्या है? तो ई कॉमर्स का प्राथमिक लाभ में सारी जाएंगी, कम लागत है, ग्राहक आधार में वृद्धि है, बेहतर ग्राहक सेवा है, उपरोक्त सभी। हम लोग भी कहीं ना कहीं ई कॉमर्स एसोसिएट हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारे ऑनलाइन बैचेस होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कम लागत से आपका कोर्स जनरेट हो जाता है, साथ में ग्राहक का आधार में वृद्धि होती है, बहुत बड़ा जो ऑडियंस ग्रुप है वो आपको मिलता है, साथ में बेहतर ग्राहक सेवा मिलती है। आप उस क्लास को बार बार देख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो द बेनिफिट। नाउ अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन पूछा गया इसमें, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन एवं मूल्यांकन की नवीनतम प्रतिवेदन 2023 के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश से किस टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। देखो, यहां पे पता होना चाहिए, जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरला में है, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या होगा? दैट इज डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7 मार्च 2024 को फूल बाग एक्सपीरियंस जोन परियोजना का उद्घाटन किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन के अंतर्गत किया गया था। यह है आपका फूल बाग एक्सपीरियंस जोन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में काफी था उस समय। अगला क्वेश्चन है, 2023 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित थे श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निम्नलिखित में से किस खेल में शानदार प्रदर्शन करते हैं? देखिए, अर्जुन अवार्डी जो हैं अभी हाल ही के जो दिए गए हैं, उसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इन्होंने कई जगह काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया है, और ये हैं शूटिंग के, तीरंदाजी के। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, उन्होंने किस वर्ष में खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर आपका दैट इज बेसिकली 2001। तो 2001 में इनको बेसिकली यहां पर मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उस समय बेसिकली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑलराइट, नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 के अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में देहरादून में 8 से 12 मई तक आयोजित इस इवेंट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं अनुज गोस्वामी। इन्होंने अंडर 21 वर्ग में 55 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
इस चैंपियनशिप के अंतिम मैच में अनुज गोस्वामी ने किस खिलाड़ी को हराया था? वेल दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चूंकि अभी हाल ही का है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन्होंने हराया था शिवम पोद्दार को। तो ये है बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया आर्टिकल 161 के अंतर्गत, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, है ना। 12th क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर तो जनसंख्या के आधार पर कितना है? देखो यहाँ पे 2021 का पूछा जा रहा है, हालांकि 2011 के टाइम में अलग हुआ करता, 2011 सेंसस हमारा जब था तो उस समय तेलंगाना का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो आंध्र प्रदेश वाज द लार्जर देन मध्य प्रदेश इन द पॉपुलेशन एक्चुअली। बट देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में 2021 से पिक्चर अलग है। इस समय मध्य प्रदेश, यदि हम बात करें एरिया वाइज हमारी सेकंड रैंक है, लेकिन पॉपुलेशन के आधार पे हमारी रैंक हो गई 5वीं, चूंकि अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है। 2021 में प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारी रैंक है दूसरी एरिया वाइज और 5वीं है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में मध्य प्रदेश आलू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान पर था? तो ये हमारी रैंक थी 5वीं, 5th रैंक पे हम लोग काबिज हैं। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश से पंचायतों संबंधित भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित पंचायतों के निम्नलिखित कार्यों को उनके सही क्रम में बताइए। वेल देखिए, दैट्स नॉट क्वाइट इजी क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे 11th शेड्यूल पता होना चाहिए। जैसे आप 11th शेड्यूल खोलोगे तो वहाँ पे सीक्वेंस में आपको लिखा मिलेगा, सबसे पहले कृषि है, फिर है लैंड डेवलपमेंट, भूमि विकास, लघु सिंचाई और पशुपालन। ये सीक्वेंस से प्रॉपर तरीके से दिए हैं, शुरू से ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये सीक्वेंस यहाँ पूछा गया है। दैट्स क्वाइट नॉट इजी क्वेश्चन। हम लोग शेड्यूल पढ़ते हैं, 11th शेड्यूल तक पढ़ लेते हैं, लेकिन शेड्यूल खोल के नहीं देखते कि इसमें लिखा क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। अगला है, मध्य प्रदेश के राज्य योजना बोर्ड को कब से राज्य योजना आयोग के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर है 21 सितंबर 2007, 21 सितंबर 2007 से हमारा नाम हो गया है राज्य योजना आयोग, है ना। अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या है? तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका सही आंसर होगा दैट इज बेसिकली 23। तो ये इसमें डेसिमल में आएगी 23, 10111, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में बाइनरी डेटा की सबसे छोटी इकाई है? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटी इकाई इसमें क्या होगी? बिट होगी, है ना। और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। निबल की बात करें तो यहाँ पे पता होना चाहिए, एक निबल में 4 बिट होती है ना। तो देखा है तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे छोटी यूनिट है बिट, बिट में 0 और 1 होता है। 18वां क्वेश्चन आपके सामने, एआई का पूर्ण रूप क्या है? तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही चर्चा में इस समय है, और देखा जाए तो चैट जीपीटी काफ़ी चर्चा में है, ऐसा अपनाओ। अगला प्रश्न आपके सामने है, डेटा सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें डेटा को क्या करने की आवश्यकता होती है? तो अब ये होता है, डेटा को क्या करना होता है? इनक्रिप्ट करना होता है। और फिर डेटा को पहले आप इनक्रिप्ट कर देते हो, और फिर बाद में जिसको यूज़ करना होता है डेटा को डिक्रिप्ट कर लेता है ना। तो इस तरह से इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है। तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? अब देखिए, कंप्यूटर वायरस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक मानव निर्मित है कंप्यूटर वायरस, है ना। इसीलिए हम लोगों ने एंटीवायरस भी बनाया है। अगला प्रश्न आपके सामने सुमेलित करना है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैच करना है कौन सा कहाँ का है। तो अब देखो, बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड का हो गया कानड़ा नेत्र, है ना। इसके बाद बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड का हो गया दैट इज बेसिकली 1 केहरा। फिर मालवा की बात करें, मालवा का माच हो गया। निमाड़ का हो गया काठी। तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ये जो लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, ये विशेष तौर पे एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 22वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रबोध चंद्रोदय किस शासक के समय में लिखी गई? प्रबोध चंद्रोदय किस शासक के समय में लिखा गया है? तो प्रबोध चंद्रोदय की रचना हुई है कीर्तिवर्मन के समय में। कीर्तिवर्मन के समय में प्रबोध चंद्रोदय की रचना की गई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये रचना है कृष्ण मिश्रा की, और ये कीर्तिवर्मन के समय में लिखा गया था। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अगला 1883 में समाचार पत्र है शुभचिंतक, इसका प्रकाशन हुआ था कहां से?
तो याद रखिएगा 1883 में शुभ चिंतक का प्रकाशन किया गया था जबलपुर से, फ्रॉम द जबलपुर। अगला क्वेश्चन, हालांकि उस समय हम लोग त्रिपुरी बोलते थे जबलपुर को। इंदुमती के लेखक कौन है? इंदुमती के लेखक कौन है? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं और इसका सही आंसर है सेठ गोविंद दास। तो इंदुमती के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आमतौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सी सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये है सिवनी छिंदवाड़ा के बीच में पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा? अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने अलग ऑप्शन लगाए, बेसिकली इसका सही आंसर होगा सोहागपुर। सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यदि कोल की सबसे मोटी लेयर की बात करें तो ये बेशक सिंगरौली में 136 मीटर की कोल की लेयर पाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश का है, यह है सोहागपुर, जो कि पड़ेगा आपके शहडोल जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखो यहाँ पे राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की ज्वाइंट परियोजना है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की है। बाणसागर परियोजना का महाराष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। बाणसागर परियोजना में जो राज्य पार्टिसिपेट करते हैं उससे मध्य प्रदेश, इसके बाद उत्तर प्रदेश और साथ में बिहार का शेयर है। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जो शेयर कहता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का, तो वो कितना है? 2:1:1, मतलब 50% मध्य प्रदेश का है, बाकी 25% उत्तर प्रदेश और बिहार का माना जाता है। तो ये भी आपको विशेष तौर पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, और बाणसागर परियोजना कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है ना, रीवा में नहीं बल्कि अब शहडोल जिले में पड़ेगी, है ना, देवलौंद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से मिलित करना है और यहाँ पर बताना है, सही उत्तर चुनना है ना। तो यहाँ पे जल विद्युत परियोजना दिया है, साथ में पूछा गया कौन से जिले में से थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। गांधी सागर परियोजना ये कहाँ पे है? इसकी बात करें तो ये पड़ेगा मंदसौर जिले में, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है, चंबल नदी में है ना। बरगी डैम की बात करें तो बरगी पड़ेगा आपके जौलपुर में। इसके अलावा बाणसागर आपके रीवा में हो गया, और राजघाट की बात करें तो ये पड़ेगा आपके अशोकनगर में। तो ये बेसिकली कह सकते हैं इस तरह से यहाँ पे डिवीज़न बना हुआ है। तो यदि इसको हम प्रॉपर तरीके से मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा आपका बी ऑप्शन इज राइट ओवर देयर, है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑलराइट, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणसागर वैसे देखिए देवलौंद में पड़ता है, लेकिन रीवा के रूप में ही हम इसको एक्सेप्ट करते हैं यूजुअली। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखो यहाँ पे नहर है और लंबाई बतानी है, तो इसमें हालांकि ऐसे क्वेश्चन आसान नहीं होते, बट वेनगंगा नहर की जरूर बात करें, इसकी चर्चा में रहती है। तो वेनगंगा नहर की बात करो, वेनगंगा नदी की भी यदि हम बात करें तो गोदावरी नदी की ट्राइब्यूटरी कहते हैं इसको हम, और इसमें इसी में डिस्प्यूट है। ये 45 किलोमीटर की है, तो यहाँ पे 145 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो ये डिस्प्यूटेड में है। तो यही बेसिकली सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही मान सकते हैं आप। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया? अब देखो सतपुड़ा पावर प्लांट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है हमारे मध्य प्रदेश में, दैट इज इन 1963, 1963 में सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई है। तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट। बेसिकली देखिए तो यहाँ पे जो बैतूल ज़िले में जो सारणी नामक जगह है वहाँ पे ये पावर प्लांट हमारा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन है ना, और काफ़ी बड़ा है, दैट्स क्वाइट बिग वन। 312 मेगावाट की शुरू में स्थापना की गई थी, बाद में उसको बढ़ाया भी गया है। तो ये है सतपुड़ा का थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे है? बैतूल के सारणी में, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त हेतु आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी जो एनुअल इनकम है 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया क्वालिफाई करने के लिए कंडीशन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही माना जाएगा, ए ऑप्शन राइट है। 8 लाख से ऊपर की आपकी इनकम नहीं होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। और याद रखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेनिफिट एज ऑफ नाउ जो मिलता है वो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप SC ST OBC का बेनिफिट नहीं ले सकते, मतलब आप SC ST OBC के कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में नवीन संशोधन के अनुसार योजना के अंतर्गत कौन सी क्षेत्र की महिलाएं पात्र नहीं होंगी? तो इसमें देखिए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन यहाँ पे लास्ट में लिखी है, एलिमिनेशन राउंड में आप देख सकते हो, वही महिलाएं जिनके परिवार कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो।
तो बेसिकली ये पात्र नहीं होंगे। यदि आपके घर में इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी प्राधिकृत हैं। अब देखो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो बेसिकली 1, 2, 3 एंड 4 सारे ही होंगे इसमें। कोई भी शासकीय चिकित्सा संस्था हो सकती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो सकता है, सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल में पदस्थ अधिकारी हो सकते हैं। तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो सी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा, है ना। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। रायसेन किले की दीवारों के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा महल उल्लेखित उन 4 प्रमुख में शामिल नहीं है। अब देखो इसमें देखा जाए तो रायसेन किले की दीवारों के अंदर की बात की जा रही है, तो इसमें देखा जाए तो ये है मोती महल। मोती महल नहीं है, तो मोती महल को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 35वें क्वेश्चन में। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया था। बोले कि ये क्वेश्चन हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने हमेशा डिस्कस किया है कि जो पद्मश्री अवार्डी हैं अभी हाल ही के या 1-2 साल पहले के, उनका नाम आपको विशेष तौर पे कंठस्थ होना चाहिए। और खास तौर से कैटेगरी पूछी जाती है कौन सा किस क्षेत्र का है। जैसे अभी MPPSC सिविल सर्विसेज में ही क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो हमारे पद्मश्री अवार्डी हैं उनके बारे में पूछा गया था, है ना। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे विशेष तौर पे आपको याद होनी चाहिए। और ये है भगवती लाल राजपुरोहित, जिनको बेसिकली साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो इनका नाम विशेष तौर पर याद रखना है। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पठार की 2 प्रवाह प्रणालियां हैं जिनमें से एक अरब सागर की ओर और दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। अब देखो यहां पे हल्का सा डिस्प्यूट कह सकते हो, बिकॉज बेसिकली यदि आप बघेलखंड के पठार की बात करें तो बघेलखंड के पठार में जो नदियां हैं मोस्टली, चाहे वो सोन नदी हो या बाकी जो नदियां हैं, वो कहीं ना कहीं अपर साइड में, मतलब आपके यमुना में जाके मिलती हैं, गंगा में जाके मिलते हैं। जैसे हम सोन नदी की बात करें तो जाके गंगा मिलती है। बाकी यदि हम बाकी और नदियों की बात करें तो कहीं ना कहीं दे आर एसोसिएटेड विद द नॉर्दर्न साइड रिवर्स। तो वो नॉर्दर्न साइड रिवर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं गंगा के फॉर्म में वो जाते हैं कहाँ पे, बेसिकली दे मीट विद द बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। बुंदेलखंड की जो नदियाँ हैं वो भी लगभग मोस्टली जो नदियाँ हैं वो आपकी ऊपर ही जाती हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, तो चलो ठीक है, ये तो एक अलग हो गया, वहाँ छोटा नागपुर के पठार से नदियाँ इधर तो नहीं आएंगी। लेकिन मालवा का पठार जो है यहाँ पे ज़रूर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे कुछ नदियाँ ऊपर की ओर जाती हैं, कुछ नदियाँ नीचे की ओर जाती हैं। अब जैसे माही नदी की बात करो नीचे की ओर जाएगी, चंबल नदी की बात करो ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यदि आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे तो वो पढ़ना चाहिए मालवा का प्लेटू। बाकी आप लोगों के ओपिनियन क्या है आप लोग भी कमेंट करके बताइए, लेकिन मालवा का पठार बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपको फिर सही उत्तर चुनना है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो पहला देखा जाए तो यदि हम चंबल की बात करें, यहाँ पे बेसिकली लंबाई पूछी गई है, तो ए का जो है चंबल का होना चाहिए आपका 1050 किलोमीटर, तो ये हो गया आपका 1050 किलोमीटर, ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। हालांकि 1050 नहीं, कि किताबों में हालांकि 965 किलोमीटर मिलता है। एनीवे ताप्ती की बात करें तो यहाँ पे नियर बाई जो ऑप्शन है ताप्ती के लिए वो वैसे 724 मिलता है, बट एनीवे 730 इसमें लिखा है, हो सकता है इन्होंने ज़्यादा अपडेट किया हो। केन की बात करें तो केन 427 हो गया, नर्मदा का हो गया 1310, हालांकि नर्मदा का भी 1312 मिलता है, बट एनीवे दैट्स फाइन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके हो गए इस तरह से, ऑलराइट। तो इसमें इसका जो ऑप्शन यहाँ पे मीट करेगा वो कौन सा ऑप्शन मीट करेगा, दैट इज डी 3412, ऑलराइट। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीटी ट्रेवार्था के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र कौन से जलवायु प्रकार में सम्मिलित है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु का जो मेजर पोर्शन है वो आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु, AW में आएगा। तो ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन यहां पे सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश को दक्षिण पश्चिमी मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है। अब यहाँ पे कुछ सोर्सेज में आपको 75% लिखा मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट है।
कुछ जगह लोग बी को सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ जगह लोग डी को भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरूर डिस्प्यूट है कि आने वाले कल में एमपीपीएससी कौन से ऑप्शन को टिक मारती है, बिकॉज कुछ किताबों में 74-75% के आसपास बारिश भी कोट की गई है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे जरूर डिस्प्यूट है। आप लोगों के जो ओपिनियन है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, या आपके पास यदि कोई प्रॉपर सोर्स है इसका तो। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, मैग्नीज का है बालाघाट में। अब ये बात है, मैग्नीज की जो माइन है बालाघाट की बहुत ही महत्वपूर्ण माइन है, भारवेली की माइन है। तांबा की मलासखंड है, ये भी बालाघाट में है। बॉक्साइट का मंडला। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यही एलिमेंट हो रहा है, अभ्रक का भोपाल, है ना। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं माना जाएगा? ये है बी, मतलब अभ्रक का भोपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंदेल शासक हैं विद्याधर ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी का प्रतिरोध किया था? तो ये है, ये तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं किताब में कई दफ़ा, और ये है मोहम्मद गजनवी की सेना का मुकाबला किया था। तो ये हो गया ए। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, औलिकर राजवंश किस स्थान संबंधित है? तो औलिकर राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दसपुर। दसपुर क्षेत्र संबंधित है। इस वंश के फाउंडर का नाम मिलता है जय वर्मा। क्या? जय वर्मन। औलिकर डायनास्टी, है ना। एनीवे, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वतंत्रता सेनानी है ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है महाकौशल क्षेत्र से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, महाकौशल रीजन। अगला क्वेश्चन है, बाजना मठ किस देवता को समर्पित है? तो बाजना मठ समर्पित है, ये है भैरव। ऑलराइट, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यशोधर्मन संग्रहालय हमारा स्थित है मंदसौर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ पे है? मंदसौर में। ऑलराइट, नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के दिए गए खनिज उत्सर्जन क्षेत्रों का पाए जाने वाले स्थानों के साथ मिलान कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, एक बार फिर से मिलान करना है आपको। तो यहाँ पे देखते हैं, कैल्साइट की बात करें तो कैल्साइट कहाँ पे है? कैल्साइट है बड़वानी में। तो ये हो जाएगा आपका ए का 4। ठीक है, चीनी मिट्टी की बात करें, ये होशंगाबाद में है। तांबा की बात करो, तांबा का देखो, तांबा तो वैसे मलाजखंड में है, लेकिन बैतूल में भी कुछ है ऑप्शन। डोलोमाइट की बात करें, ये हो गया दमोह। तो यहाँ पे इसका बेस्ट ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन है A4 B1 C2 D3, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। चलिए 47वें क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें से पहला स्टेटमेंट बोलता है मध्य प्रदेश को अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 1560 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है मध्य प्रदेश को अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। अब देखो, इसमें यदि आप कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो बेसिकली ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो ये पहला ऑप्शन बस बिल्कुल सही है, ओनली वन इज राइट, है ना। तो केवल एक सही है। नाउ लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन में चलते हैं। 48th क्वेश्चन है, आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन का मजबूती देने के लिए उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने पैसा कानून कब और किस अनुसूची के तहत लागू किया? ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में था और अभी हाल ही में चर्चा में था। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ये हम लोगों ने देखा ही है अभी हाल ही में। तो इसका सही आंसर है दैट इज बेसिकली 15 नवंबर 2022। और ये सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो यहां पे बेसिकली आपको दिया हुआ है दैट इज द कूट। तो ये है सी ऑप्शन, इसमें सी है 15 नवंबर 2022 और इधर 5वीं है। ठीक है, तो यहाँ पे C4 लिखा हुआ है, थोड़ा अलग सा है यहाँ पे ऑप्शन। MPPSC ने इनोवेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो सी ऑप्शन भी है और चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे आगे पीछे का नहीं है, ये अलग अलग पॉइंट है ना। दोनों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। तो 15 नवंबर 2022 को पैसा लागू किया गया और 5वीं अनुसूची में आएगा। देखिए, 5वीं अनुसूची में कुल 10 राज्य हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज की बात करी गई है ना। और जो छठी अनुसूची है वहाँ पे केवल 4 राज्यों की बात करी गई है। कौन कौन से राज्य हैं? AMT हम डिस्कस करते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जहाँ के शेड्यूल्ड एरियाज की बात 6 शेड्यूल में की गई है। लेकिन कुल 10 राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। कुल 10 राज्य हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज की बात की जाती है। तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और पैसा एक्ट हमारे मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को लागू कर दिया गया है। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 49th क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
अब देखो 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का क्वेश्चन यहाँ डिस्प्यूट में है। देखो यहाँ पे 231 नहीं बल्कि हमारे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 236, और याद रहे भारत का कितना है 382, तो 236 जनसंख्या घनत्व हमारे मध्य प्रदेश का है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 236 लोग निवास करते हैं। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि किसानों खातों में कब से आनी शुरू हो गई है? तो बेसिकली हमारे यहाँ दो योजना चल रही हैं इस क्षेत्र में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसे पीएम किसान योजना बोलते हैं, जिसमें 6,000 रुपये मिलता है, 2,000 रुपये की 3 किस्तें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में शुरू में 4,000 दिया था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 6,000 कर दिया गया है, मतलब यहाँ भी 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती है, मतलब कुल मिला के 12,000 रुपये का बंदोबस्त किया गया है, और ये 25 सितंबर 2020 से शुरू किया गया है। तो ये कुल मिला के रहे 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जिन क्वेश्चन में आपको डिस्प्यूट लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।